नाज़रीन, यमन की जानिब से एक बार फिर इसराइल पर हमला किया गया है और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो दागे गए हैं। एक तरफ जो ईरानी मिसाइल के नतीजे में जो तबाही हुई है वो उसकी रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं और इसराइल की सुबह की और पसपाई और शिकस्त में इजाफा हो रहा है। इसराइल की जो हैबत है वो तेजी के साथ एक्सपोज हो रही है और दूसरी तरफ इसराइल के ऊपर जो यमन के हमले हैं वो जारी हैं जब तक कि गजा का सीजफायर नहीं हो जाता। और यमन ने अनाउंस किया है कि जो ब्लॉकेड है वो भी उसी तरह से जारी रहेगा। इसी दरमियान यह खबर सामने आ रही है, IAEA ने कहा है कि ईरान 12 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के करीब है और दूसरी तरफ रशिया ने कहा है कि वो न्यूक्लियर कॉपरेशन ईरान के साथ जारी रखेगा। प्यूटन की जानिब से मिडिल ईस्ट के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नए अहद का ऐलान किया गया है और इसी दरमियान गजा का जो सीज फायर है उसके हवाले से कुछ बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही हैं कि गजा का सीज फायर होने जा रहा है। इस बारे में हम तफसीली डिस्कस करेंगे और इसके साथ जब यूरोप में समिट हुआ, यूरोपीय यूनियन का समिट हुआ है और उन्होंने फौरी गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया है और इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि वो इजराइल के साथ जो ट्रेड का जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको वो कैंसिल कर सकते हैं। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं और बताया जा रहा है कि सीरिया जो है वो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन कर सकता है कि वो गोलान हाइट्स को ऑफिशियली इजराइल के हवाले करने जा रहा है। तो अल-शरा साहब जो उनको लाए थे वो उन्हीं के मंसूबे यहां पर पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर बात है ये पॉसिबल नहीं है। वो एक वक्त में इसको कर तो सकते हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर सकते, इसको कोई मानेगा नहीं। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स आपके सामने रखते हैं, लेकिन आगाज हम करते हैं गजा के सीज फायर के हवाले से। अच्छा, अब जब से ईरान की जंग नाज़रीन खत्म हुई है तो हमने ये बात पहले ही दिन आपके सामने रख दी थी कि अब रियल प्रेशर है गजा के सीज फायर के हवाले से और ये रियल चांसेस हैं कि गजा का जो सीज फायर है वो हो सकता है, क्योंकि अरब्स के ऊपर रियल प्रेशर है कि आप बताएं जी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक चीज हो गई। अच्छा, अब इसके साथ जो ताजा एक रिपोर्ट भी जारी हो गई है जो पूरी इस वक्त तमाम अमेरिकन, इजरायली, मिडिल ईस्ट और यूरोप तमाम मीडिया के ऊपर इस वक्त चल रही है कि गजा की जो जंगबंदी है वो 2 हफ्तों के अंदर मुमकिन है, 2 हफ्तों के अंदर हो सकती है। और इसमें पूरा आगे मैकेनिज्म बताया गया है कि ये सिर्फ जंगबंदी नहीं होगी बल्कि गजा में क्या होगा, वेस्ट बैंक में क्या होगा, फिलिस्तीनी रियासत, इसकी पूरे जो मैकेनिज्म है वो इसमें बताया गया है। तो मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं फिर इसको डिस्कस करते हैं। यानी एक चीज तो ये है कि गजा में जंगबंदी होने जा रही है, ये ईरान जंग के बाद हम रिपोर्ट कर रहे हैं। ये जो इस वक्त सामने आई है इसमें वो पूरा आगे मैकेनिज्म बताया गया है कि ये ना सिर्फ जंगबंदी होगी बल्कि आगे क्या क्या होगा। नेतन्याहू एग्री टू एंड गाजा वॉर विद इन 2 वीक्स आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान। ये टाइम्स ऑफ इजराइल रिपोर्ट कर रहा है, डेली टाइम्स। ट्रंप नेतन्याहू स्ट्राइक सीज फायर डील, गाजा वॉर कुड एंड इन 2 वीक्स। देखिए, एक तो जिस दिन भी गजा का सीज फायर होगा वो बहुत बड़ा दिन होगा और सारी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है कि गजा में बमबारी रुके, एड अंदर जाए, फलस्तीनियों को रिलीफ मिले। यही सबकी टॉप प्रायोरिटी है। ईरान की भी यही प्रायोरिटी थी, बाकी तमाम मालिक और पूरी दुनिया के इंसानों की यही प्रायोरिटी है। वो बहुत बड़ा दिन होगा जिसमें जो है वो गजा का सीज फायर होगा। अच्छा, इसमें आगे ये लिखा गया है कि गजा में अरब ममालिक की जो फौज है वो जाएगी, जिसमें यूएई है, जिसमें इजिप्ट है और जिसमें 2 और अरब कंट्रीज हो सकते हैं। उनकी फौज जो है वो गजा में जाएगी और इजरायली फौज जो है वो वहां से निकल जाएगी और वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों के ऊपर सोवरेनिटी अमेरिका इजराइल की तस्लीम कर लेगा और बाकी फिर वो फलस्तीनी अथॉरिटी के वो हवाले होगी। अच्छा, ये इस वक्त जो बताया जा रहा है। इससे हटकर एक अलग ये है कि सीरिया जो है वो नॉर्मलाइज करेगा इजराइल के साथ और उसमें गोलान हाइट्स भी वो इजराइल को दे देगा। जो मैंने आपको बताया कि वो पॉसिबल नहीं है। अल-शरा ये कर तो सकता है लेकिन वो मामला चलेगा नहीं, जिसको लोग कबूल नहीं करेंगे। गोलान शरा का इलाका नहीं है, अहमद अल-शरा की मलकियत नहीं है, वो शामियों की मलकियत है और अगर उसको इजराइल को देना है तो उसके लिए शाम के अंदर एक रेफरेंडम होना चाहिए। अगर लोग उसको तस्लीम करते हैं, ये शाम की जमीन है और शाम जाने और उसके लोग जाने। कोई एक ऐसा हुक्मरान जो बंदूक के जोर के ऊपर आया है, उसकी गवर्नमेंट अभी तक लेजिटिमाइज नहीं है। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होती है जो लोगों के वोटों से आती है। अहमद अल-शरा अमेरिका और इजराइल की मदद के साथ आए हैं और अमेरिका और इजराइल इसका क्रेडिट भी ले चुके हैं और यूक्रेन और यूरोप भी इसका क्रेडिट ले चुके हैं कि ये हमारी सपोर्ट के साथ आए हैं, हमने ट्रेनिंग दी है। कि अमेरिकन एम्बेसडर ये बात कर चुका है कि इसकी तो पॉलिटिकल तरबियत मैंने की है। तो एक ऐसा शख्स उसके बाद ये लेजिटिमेसी नहीं है कि वो गोलान हाइट्स इजराइल के हवाले कर दे। तो वो अगर कर भी देता है तो ये कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो सस्टेन करेगी, बल्कि ये एक नई जंगों की एक नई रीजन होगी कि लोग इसको कभी कबूल नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये एक सिलसिला हो गया, यानी ये एक अलग से डील है।
इधर गजा वाली डील है कि जिसमें सीज फायर है, अरब फोर्सेस वहां पर जाएंगी, इजराइल निकल जाएगा, एक वो डील है, और इधर से ये अलग है। और स्टीव विटकॉफ का साथ बयान सामने आया है कि बहुत सारे ममालिक हैं जो इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने वाले हैं, और ऐसे भी ममालिक हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। शायद उनका इशारा जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ है कि सऊदी अरेबिया भी नॉर्मलाइज कर सकता है। अच्छा, अब ये सारा सिनेरियो है, ठीक है। अब नाज़रीन बात ये है कि क्या ये सारा कुछ होने जा रहा है? देखिए, जहां तक गजा का सीज फायर है वो तो हम आपको बता रहे हैं कि वो होने जा रहा है, ठीक है, वो तो होने जा रहा है। जहां तक इस सारे प्रोजेक्ट की बात है तो इसमें समझने की बात यह है कि देखिए नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका और इजराइल के पास इसके सिवा बचा भी क्या है? मुझे बताइए, वो ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, या इससे मिलता जुलता कुछ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? पहली बात तो यह है कि वो यहां पर कोई ये नहीं करने गए थे कि यहां पर अरब फोर्सेस आ जाएंगी। ये जो अरब फोर्सेस वाला मामला है, इस पर तो हमास कई महीने पहले एग्री कर चुकी है। जो अरब प्लान था उसमें हमास ये भी एग्री कर चुकी है कि हम कोई यहां पर अपना मतलब अब लीडरशिप छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम हथियार डालने के लिए तैयार हैं, यहां पर सिक्योरिटी गारंटीज दी जाए, परमानेंट सीज फायर किया जाए, तो हम ये तो कई महीनों से हमास एग्री कर चुकी है, जिसको इजराइल ने नहीं माना। तो इजराइल यहां पर गजा को एनेक्स करने गया था, ग्रेटर इजराइल में शामिल करने गया था, अल्टीमेटली ये नहीं करने गया था कि ये अरब फौजों के हवाले जो वो कर दिया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि ये उनकी यहां पर शिकस्त की अलामत है। लेकिन यानी बात यह है कि उनके बाद शिकस्त के बाद तमाम फ्रंट्स पर उनको शिकस्त हुई है, फिलिस्तीन में, लेबनान में, शाम में, यमन में, और आखिर में ईरानियंस के खिलाफ भी उनको शिकस्त हो गई है। और खासकर ईरान की शिकस्त के बाद ये वाला सिनेरियो पैदा हो गया है, उनके पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और रीजन में इजराइल और अमेरिका की डोमिनेंस चैलेंज हो चुकी है, खासकर जब ईरान ने अमेरिकन बेसिस को भी हिट कर दिया है। सबको पता है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान की गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की और वहां पर खाना जंगी छेड़ने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम हो गए। तो उनकी डोमिनेंस और उनकी पावर इस रीजन में चैलेंज हो चुकी है। तो वो इस शिकस्त को, अब ये काम जो है वो उनको करना ही करना है, लेकिन इसको वो एक नई स्ट्रेटेजिक मूव के जरिए करना चाह रहे हैं कि अपनी डोमिनेंस जो है वो उसको किसी तरीके से कायम रखा जाए। अब ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे यही कुछ होने जा रहा है, तो ये समझना जरूरी है कि ये किस अंदाज में होने जा रहा है। यानी वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक मूव चाहते हैं कि जिसमें वो अपनी डोमिनेंस को किसी तरह से बहाल रख सके, कायम रख सके, जिसमें सबसे ज्यादा यह है कि अरब्स को अपने कैंप में रखना है। ईरान की शिकस्त के बाद अरब्स के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है कि भाई आपका भी कोई किरदार है इस रीजन में या नहीं है। और आप जरा देखिए कि ईरानियंस आकर टकरा गए इजराइल और अमेरिका से, और आप अमेरिका के खिलाफ एक बयान देने से कासिर हैं, और हमें आप कहते रहे कि इजराइल इतना ताकतवर है कि हम क्या करेंगे भाई। अच्छा, दरमियान में ये भी बयानिए इनके चलते रहे कि हमास ने कौन सा हमसे पूछकर इजराइल पर हमला किया, इनके बयानिए चलते रहे। तो भाई इजराइल ताकतवर है, हम क्या करें? तो वो कह रहे हैं अच्छा ये ताकतवर है जिससे ईरानियंस आकर टकरा गए। तो अरब्स के ऊपर रियल प्रेशर है कि भाई हम भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, और वो अमेरिका को कह रहे हैं कि भाई हमने भी अवाम को जवाब देना है। गो के डेमोक्रेसीज नहीं है, लेकिन अरब स्टेट तो एग्जिस्ट करती है, और जैसे सऊदी अरेबिया है तो वहां पर बाकी शहजादे भी तो हैं, तो वो भी इस वक्त किसी ऐसे मौके के इंतजार में हैं कि वो इस इशू को ज्यादा आगे बढ़ा सकें। तो इन तमाम गवर्नमेंट्स के ऊपर प्रेशर है कि हमें भी कुछ, भाई हम भी तो स्टेक होल्डर्स है ना, तो हमारे नाम के ऊपर भी कुछ होना चाहिए कि भाई हमने ये किया। तो फिलिस्तीन का जो मामला है ये प्योरली हमारे नाम के ऊपर होना चाहिए कि भाई हमने ये मसला जो है वो हल करवाया था, कि हम भी कोई बता सकें। तो इसलिए अमेरिका भी अंडर रियल प्रेशर है अरब्स को अपने कैंप में रखने के लिए कि अब कुछ ना कुछ करना है। तो भाई गजा में जंग चलाते रहे, भाई चलाते रहे गजा में जंग, अचीवमेंट होनी को नहीं, और इजराइल तो कोलैप्स कर रहा है, उसकी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसको हर फ्रंट के ऊपर शिकस्त हो चुकी है, उसकी अंदरूनी सोसाइटी की हालत देखिए वहां पर क्या है। और नेतन्याहू को गिराने की नई मूवमेंट्स जब वो वहां पर दोबारा से शुरू हो गई ईरान जंगबंदी के बाद, उनकी सोसाइटी की हालत क्या, और जैसे वो इवैक्यूएट किए हैं हजारों की तादाद में, वो यहां से निकल गए हैं, और तल अवीव जो खंडर बना है, भाई उनके पास बचा क्या है? तो ये उन्होंने करना ही है, लेकिन इसको वो जरा इस अंदाज में करना चाह रहे हैं कि अरब्स को, यानी अरब्स को उबलाइज करने के लिए वो एक नई स्ट्रेटेजिक मूव यहां पर करना चाह रहे हैं। यानी पहली बात तो यह है कि यह अभी खबरों की हद तक है, और ट्रंप और नेतन्याहू मतलब उनकी बातें क्या अहमियत रखती हैं। तो पहली बात तो यह है कि जब यह होगा तो हम देखेंगे कि यह कैसे प्रोसीड होता है। लेकिन दो चीजें क्लियर हैं कि अगर यही होने जा रहा है, यानी गजा की जंगबंदी तो होने जा रही है, यह बात तो तय है, उससे जो अगला ये सारा मंसूबा बता रहे हैं कि अरब फौजें जाएंगी, ये होगा वो होगा, अगर ये सारा कुछ होने जा रहा है तो दो बातें उस हवाले से बिल्कुल तय हैं। पहली बात यह है कि इनको डिफीट हुई है, ये हमास की कुर्बानियां हैं, ये फिलिस्तीनियों की कुर्बानियां हैं, ये हिजबुल्लाह और लेबनीज की कुर्बानियां हैं।
ये शाम से जो शाम के लोग हैं उनकी कुर्बानियां हैं, ये यमनीज की कुर्बानियां हैं और ये ईरानियंस की कुर्बानियां हैं, ठीक है ना, उन्होंने अपनी जानें दी हैं। तो ये जंग जो है वो, अब देखिए कितने ममालिक में कितने लोगों को अपनी जानें देना पड़ी हैं। अगर ईरान के ऊपर ये जंग मुसल्लत हुई है तो उसकी वजह एक ही है कि वो फलस्तीन की सपोर्ट कर रहा है, तो ईरानियंस ने भी इस कॉज के लिए अपनी जानें दी हैं। तो ये सब उनका क्रेडिट है और ये सब उनकी कुर्बानियां हैं, ये सब उनकी जंग है जिसकी वजह से आज इजराइल और अमेरिका इस बात पर मजबूर हो रहे हैं, ना वो कोई गजा की जंगबंदी चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका और इजराइल फलस्तीनियों को रिकॉग्नाइज करने पर एग्री हो गए हैं? क्या फलस्तीनियों को रियासत देने पर एग्री हो गए हैं? क्या कुछ ऐसा हुआ है? तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो इसलिए पहली बात तो यह है कि यह डिफीट है और इसके सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो चलाते रहे जंग, वो तो गुलाब्स की तरफ जा रहे हैं, शिकस्त उनको हो चुकी है और ऊपर से अरब जो है वो उनको दूसरे कैंप की तरफ बढ़ना है और अपनी अलग से पॉलिसी लेकर आनी है। जो टेलीग्राफ की सारी रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी कि इजराइल को तो अब एक एग्रेसर और डिस्टेबलाइजिंग फोर्स के तौर पर देख रहे हैं, तो वो पुराना मॉडल दोबारा से यहां पर इंपोज करने की जो है वो कोशिश है और अब्राहम अकॉर्ड वो दोबारा से इंपोज करना है और विन विन और इस तरह की एक सूरत हाल। तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये कोई गुड फेथ में नहीं हो रहा, यानी इजराइल और अमेरिका कोई गुड फेथ में ये नहीं करने जा रहे हैं, मजबूरी में करने जा रहे हैं। तो दरमियान में वो कोई ना कोई रास्ता तलाशेंगे यहां पर फलस्तीनियों के खिलाफ दोबारा जंग लॉन्च करने के लिए, ठीक है ना। ये कोई गुड फेथ में नहीं होने जा रहा, ना वो फलस्तीनियों को रिकॉग्नाइज करते हैं और ये बात जान लीजिए और यही हकीकत है। इसके ऊपर जितने मर्जी बयानियां बनाए जाएं, जैसा मर्जी वर्ल्ड व्यू कायम किया जाए, जैसा मर्जी हमारे स्कॉलर्स भी बैठकर हमें लेक्चर्स देते रहें, हकीकत यह है कि इजराइल यहां पर ना ही टू स्टेट देने के लिए आया है, इजराइल ना ही अरबों को यहां पर टेक्नोलॉजी देने के लिए आया है, इजराइल ना ही यहां पर अमन के साथ रहने के लिए आया है, ना ही बराबरी की सतह पर रहने के लिए आया है। वो यहां पर एक्सपेंशन चाहता है, वो यहां पर ग्रेटर इजराइल चाहता है। ये उनकी आइडियोलॉजी का हिस्सा है। देखिए ये टू स्टेट में ही कितना तजाद है। जब वो यहां पर आए हैं रिलीजन के नाम के ऊपर, वो कहते हैं ये लैंड जो है वो हमारी रिलीजन के नाम के ऊपर है, तो रिलीजन के नाम के ऊपर तो वेस्ट बैंक भी उनका है, गजा भी उनका है, तो बाकी जॉर्डन तक के इलाके और शाम और ये सारे भी उनके हैं रिलीजन के नाम के ऊपर। तो ये कैसे हो सकता है कि आप उनको कहें कि रिलीजन के नाम पर बस आपके इतने इतने बॉर्डर्स हैं? वो ये मानेंगे? वो कभी भी नहीं मानेंगे और इसलिए वो नहीं माने हैं और इसलिए वो एक्सपैंड कर रहे हैं। 48 में जो उनके बॉर्डर्स थे, आज उनके ये बॉर्डर्स नहीं हैं, तो इसलिए वो कोई गुड फेथ में नहीं कर रहे। जैसे ओस्लो अकॉर्ड में, अब ओस्लो अकॉर्ड तो आगे नहीं बढ़ सका, बल्कि क्या हुआ कि वेस्ट बैंक के अंदर सेटलमेंट्स बन गई और फिर हमने जंगे ही जंगे देखी। तो यहां पर भी, तो यहां ये जंग तब तक खत्म नहीं होगी, तब तक खत्म नहीं होगी जब तक ज़ायनिज़्म यहां से खत्म नहीं होगा, या वो ऐसा कोई रीजन में ऐसी ताकत कायम कर लें कि सब उनके गुलाम हो जाएं और सब जो है वो रीजन तबाह बर्बाद हो जाएगा और वही एक बड़ी ताकत के तौर पर मौजूद हो। बस यही है, यानी यहां पर कोई ऐसा मामला नहीं होने जा रहा, कोई अमन होने जा रहा। और ट्रंप भी ये चाहता है कि वो जो उसका इमेज है ना जंगे खत्म करवाने वाला, वो जरा उसको हासिल हो जाए कि देखो देखो मैंने गजा में जंगबंदी करवा दी, मैंने ईरान की जंग रुकाई, मैंने फलानी जंग रुकाई। ये वो चाहता है, उसका भी मकसद पूरा हो जाएगा। और इधर भी ये तो ये इस तरह की बात है। नेतन्याहू जो है वो ट्रंप के साथ मुलाकात करने जा रहा है अगले 2-4 दिन के अंदर। अच्छा, तो दो बातें यानी कि मैंने जाती एनालिसिस में आपके सामने रखी थी। एक ये मैंने कहा था कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, उसने हमला किया। फिर मैंने आपके सामने एक पर्सनल एनालिसिस रखा था कि ईरान जो है वो अमेरिका को रिस्पॉन्ड करेगा, तो वो ईरान ने रिस्पॉन्ड किया। अब दो बातें मैं आपके सामने मजीद रखने जा रहा हूं। एक ये गजा की जंगबंदी जो हम पहले से बात कर रहे हैं, दूसरी बात यह है ईरान जंग। ईरान की जो जंग है वो होकर रहेगी, वो कभी भी ईरान को तस्लीम नहीं करेंगे। अगर वो तस्लीम कर लेते हैं तो वो तो फिर देखें, वो तो शिकस्त खाए हुए हैं ना, तो वो फिर तो उनकी बदमाशी गई। तो अब वो दोबारा से ईरान को एक नई अटेम्प्ट में डिफीट करने की जो है वो कोशिश करेंगे और मैं समझता हूं कि ये जंग बहुत जल्द होगी, लेकिन ये डिले भी हो सकती है क्योंकि अगर गजा का सीज़फायर होता है, दरमियान में कोई महीना, 2 महीना, 4 महीने ये बात चलेगी, ट्रंप ने जंगें रुकवा दी, ट्रंप अमन का प्याम्बर, ट्रंप जो है वो नोबेल पीस प्राइज विनर, ये बातें चलेंगी, ठीक है ना। तो ये दरमियान में चलता रहेगा। लेकिन ये ईरान की जंग विद इन वीक्स भी हो सकती है या विद इन मंथ्स भी हो सकती है, लेकिन आई एम 100% श्योर कि ईरान की जंग दोबारा होगी। ये इसके खदशात पूरी तरह से हैं और ये बड़ा अफसोसनाक लम्हा है। और बात वहीं की वहीं है कि जब तक ये इवल पावर्स यहां पर मौजूद हैं, इस रीजन को कोई अमन, सुकून, शांति मिलने वाला नहीं है। और जो बाकी यहां के रीजनल पावर्स हैं, अगर वो किसी और इल्यूजन का शिकार होकर किसी और मंसूबे का हिस्सा बनेंगी और जो फेक पीस है और एक ऐसा पीस जो ट्रंप ने अपने पिछले टेन्योर में दिया था, उसके पिछले टेन्योर की पॉलिसीज की वजह से आज ये जंगें छिड़ी हैं।
ठीक है ना। ये आज जो मिडिल ईस्ट की जंग है, ये पिछले टेन्योर की वजह से छिड़ी हुई है, जो इसने न्यूक्लियर डील से निकला ईरान से, जो इसने यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाया। ये दो ही ऐसी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के अंदर जंग छिड़ी हुई है, ठीक है ना। और तिजारती जंग इसने छेड़ी चाइना के साथ। तो इसलिए ट्रंप के होते हुए वो जो वो प्रेजेंट करता है वो उसके बिल्कुल उलट है, वो बिल्कुल उसके उलट है। 24 घंटों में उसने कहा था यूक्रेन की जंग रुकवा दे। अभी रिसेंटली नेटो के समिट में कहता है कि ये तो बड़ा मुश्किल है जंग रुकवाना, ये उसका बयानिया था। तुम्हारा ये एक सारी सूरत हाल है जो हमने आपके सामने रखी। अब देखते हैं कि ये सिफर के बाद ये सारा मंसूबा किस तरह से आगे बढ़ता है। अच्छा, अब ईरान का जो मामला है, ईरान मुसलसल तैयारी कर रहा है और ईरान को पता है कि ये होकर रहेगा। और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि IAEA, इसके बारे में आप बखूबी वाकिफ है, उसके सरबराह का एक बयान आया है और उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। IAEA के सरबराह कह रहा है कि ईरान के पास यूरेनियम मौजूद है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, और ईरान जो है वो 12 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है एट एनी टाइम। ये IAEA के चीफ का बयान आया है। अच्छा, अब इसकी भी दो डायमेंशन है देखने की। एक तो बात यह है कि वाकईतन यह हो सकता है कि ईरान के पास ये ताकत आ गई हो कि वो 12 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, और यह बात भी तय है कि ईरान न्यूक्लियर बनाएगा। अब ईरान किसी गारंटी को नहीं मानेगा, यह बात भी लिख लीजिए, ईरान न्यूक्लियर बनाने की तरफ जाएगा। न्यूक्लियर इज द ओनली सर्वाइवल उनके लिए, और बाकी कौमें भी इसी फार्मूले के ऊपर जाएंगी। आप देखिएगा, ये ट्रंप और इजराइल ने दुनिया को बड़ी खौफनाक तबाही की तरफ धकेला। ये तो अमन की बात कर रहा है ना। आप आने वाले सालों में देखिएगा यहां पर कितनी न्यूक्लियर पावर्स इमर्ज कर जाएंगी, क्योंकि दुनिया को यह मैसेज गया है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में किसी मुल्क की, किसी इदारे की कोई गारंटी मैटर नहीं करती है। आपकी अपनी ताकत ही आपका सर्वाइवल है, और ताकत यानी कि न्यूक्लियर, कन्वेंशनल पावर नहीं, न्यूक्लियर ही आपका इकलौता सर्वाइवल है। तो इसलिए बहुत सारे ममालिक इसकी तरफ बढ़ेंगे। ये बड़ा खौफनाक अमल यहां पर हुआ है। तो ईरान न्यूक्लियर की तरफ जाएगा, तो ये इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वाकईतन ईरान के पास ये पावर है कि वो 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा मतलब भी है, जैसे IAEA ने एक रेजोल्यूशन पास की कि ईरान न्यूक्लियर जो है वो कॉपरेशन नहीं कर रहा और न्यूक्लियर बनाने की तरफ बढ़ रहा है, जिसके बाद इजराइल ने हमला कर दिया था। तो देखिए, जब ईरान न्यूक्लियर नहीं बना रहा था तो IAEA की रेजोल्यूशन को बुनियाद बनाकर इजराइल ने और अमेरिका ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। तो अगर आज वो दोबारा कह रहे हैं कि वो 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने जा रहे हैं, तो फिर तो ये उनके लिए एक और जवाब होगा कि देखे देखे वो न्यूक्लियर बना रहे हैं। तो ये भी दो इसके इंपॉर्टेंट तरीन पहलू हैं, यानी IAEA का ये कहना कि 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स वो बना सकते हैं। अच्छा, रशिया ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर कॉपरेशन जो है वो जारी रखेंगे। ये वाली देखिए, ईरान हैड इनफ मटेरियल टू प्रोड्यूस अबाउट 12 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। ये फ्रांस के मीडिया को इंटरव्यू दिया। रशिया ईरान न्यूक्लियर कॉपरेशन टू कंटिन्यू। रशिया बता रहा है कि हम ईरान के साथ हैं और न्यूक्लियर कॉपरेशन हमारा जारी रहेगा। और पुतिन ने यह कहा है, ओपनिंग द डोर टू डेवलपिंग रिलेशंस विद द मिडिल ईस्ट, ऑल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज। तमाम मिडिल ईस्ट के ममालिक के साथ हम ताल्लुकात उस्तवार करने जा रहे हैं। तो और फिर अगली स्टेटमेंट देखिए, इसको फिर हम जोड़ते हैं। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर चाइना में मौजूद है और उनकी स्टेटमेंट देखिए, देयर इज इंपॉर्टेंस इन एक्सपेंडिंग कॉपरेशन। चाइना ईरान कॉपरेशन बढ़ाएं, और मुमकिन है कि चाइना का दौरा करें। ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस जंग से पहले चाइना का दौरा करने जा रहे थे, तो अब भी मुमकिन है कि वो जंग के बाद यानी इस वक्त कभी भी चीन का दौरा कर सकते हैं, क्योंकि चीन के साथ ताल्लुकात मजीद बढ़ाना बहुत जरूरी है। और ईरान के डिफेंस मिनिस्टर वहां से बयान दे रहे हैं। तो देखिए, पुतिन जो है उन्होंने अरब लीडरशिप को अक्टूबर में वहां पर बुलाया है। आज वो ये कह रहे हैं कि हम तमाम मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बनाने जा रहे हैं, और यहां पर वो चीन के साथ ताल्लुकात ईरान कह रहा है कि हम मजीद बढ़ाने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये मिडिल ईस्ट एक बैटल ग्राउंड है जिसमें इजराइल और अमेरिका मिलकर अपना इन्फ्लुएंस कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें वो चाहते हैं कि अरब उनके ही कैंप के अंदर रहें। लेकिन वो तभी रहेंगे ना कि जब उनको कुछ देंगे, उनके पास भी कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद होगी अमेरिका के साथ खड़े होने की, क्योंकि अब तो उनके पास कोई गुंजाइश नहीं बची है। उनके पास कोई बयानिया नहीं बचा है कि वो कहें कि भाई अमेरिका हमारी बात नहीं सुनता या इजराइल बड़ा ताकतवर है। कोई बयानिया नहीं उनके पास। उनको कोई जवाब देंगे तो वो अमेरिका के साथ खड़े रहेंगे। तो ये समझ लें कि बड़ी ताकतों का एक बैटल ग्राउंड है मिडिल ईस्ट, जिसमें वेस्ट जो है यानी अमेरिका, वो इजराइल के जरिए अपना इन्फ्लुएंस, अपनी हेजेमनी कायम रखने की कोशिश कर रहा है और मुख्तलिफ स्ट्रेटेजिक मूव्स कर रहा है, और चाइना और रशिया को यहां से निकालने की कोशिश कर रहा है, और उनके सबसे बड़े इत्तेहादी ईरान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें इजराइल के अपने मकासद और अमेरिका के अपने मकासद हैं कि यहां से चाइना को खत्म करना,
और यहां के रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा करना, मल्टीपल पर्पसेस है। तो इस कंप्रीहेंसिवली ये जंग मिडिल ईस्ट के अंदर शुरू है और मजीद आगे बढ़ेगी। यानी वो जो हम कहते हैं ना कि बड़ी जंग, इक्तदार की जंग, वर्ल्ड ऑर्डर की जंग, वो कभी खत्म नहीं हुई है। वो ईरान के सीज़फायर से भी खत्म नहीं हुई है, वो गजा के सीज़फायर से भी खत्म नहीं होगी। क्योंकि क्या वेस्टर्न पावर्स ने, अमेरिका ने क्या ये छोड़ दिया, ये पॉलिसी तर्क कर दी है कि वो इंटरनेशनल ऑर्डर और ये सारी जंग को तर्क कर दिया उन्होंने? नहीं। तो इसलिए ये दरमियान में छोटा मोटा पॉज आगे पीछे ये होगा, लेकिन मसला खत्म नहीं होने जा रहा है। और जो एक बड़ी जंग है जिससे बिल्कुल हम अभी चंद सेकंड और चंद मिनट दूर थे, तो उससे हम रिवर्स हुआ, डी एस्केलेट हुआ है, तो दोबारा हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। ईरान के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने आजरबाईजान के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ कॉल की है, और आजरबाईजान जो है वो इजराइल को ऑयल दे रहा है और इस जंग के दरमियान भी देता रहा है। तो ईरान के प्रेसिडेंट की आजरबाईजान के प्रेसिडेंट से कॉल होना इट्स इंपॉर्टेंट। और साथ उन्होंने कहा कि आपकी एयर स्पेस से ड्रोन हमले हमारे पर हुए हैं, हम इसकी तहकीकात चाहते हैं कि ये कैसे हुए हैं, क्या आपकी मर्जी से हुए हैं? अगर आपकी मर्जी से नहीं हुए हैं तो फिर ये कौन सी ताकतें हैं जिन्होंने किए हैं? आजरबाईजान के अंदर भी इजरायली फोर्सेस मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, इराक और कतर का आपस में राब्ता हुआ है और यूरोपीय यूनियन का समिट हुआ है जिसमें उन्होंने इमीडिएट सीज़फायर की बात की है और कहा है कि हम ट्रेड एग्रीमेंट जो वो कैंसिल कर देंगे। अब ये बात वही है कि देखें सबकी लिमिट पूरी हो गई है। यूरोप या मजीद उसके पास कोई बयानिया नहीं बचा है कि वो इजराइल के ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लगा रहे, उनके पास भी कोई बयानिया नहीं बचा है। तो सब ये चाहते हैं कि फिलहाल सीज़फायर हो जाए। अब देखना, ईरान में यूरोप खुलकर आया है इजराइल के साथ, लेकिन गजा में वो रिलक्टेंट है। क्यों? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन की वजह। तो यूरोप की भी लिमिट पूरी हो गई है और अरब्स की भी लिमिट पूरी हो गई है कि हम मजीद डिफेंड नहीं कर सकते, मजीद हम खामोश नहीं हो सकते। यूरोपीय यूनियन समिट, उन्होंने कहा कि इमीडिएट सीज़फायर होना चाहिए गजा में, और जो एस्केलेशन हुई है सेटलर वायलेंस की वेस्ट बैंक में उसको हम कंडेम करते हैं, बला बला इस तरह की बातें उन्होंने की हैं। और कैटास्ट्रॉफिक जो ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है गजा में उसको हम कंडेम करते हैं। और वी विल डिस्कस अ रिपोर्ट ऑन इजराइल कंप्लायंस विद अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद यूरोपीय यूनियन इन जुलाई, वो उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यूरोप के अंदर काफी मसाइल है। मिसाल के तौर पर यूरोपीय यूनियन की जो प्रेसिडेंट हैं फेसेस नो कॉन्फिडेंस मोशन अमिड फॉल आउट फाइनेंशियल टाइम। अब आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट हैं, जो ये इजराइल के खिलाफ किसी भी इकदाम उठाने में सबसे ज्यादा रुकावट ये है, और ये यूक्रेन जंग को भी आगे बढ़ा रही है, ये सारा मामला वो फेस कर रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यूरोपीय यूनियन अपने बहुत सारे मसाइल से उलझ रहा है। दिस इज ह्यूज कि मतलब यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट जो है वो फेस कर रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो उनको भी बहरहाल अब ये वो कह रहे हैं कि इसको फिलहाल सीज़फायर करवाएं, और वो भी इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो सबकी लिमिट जो है वो पूरी हो गई है। तो बात यह है कि क्या जिन्होंने जेनोसाइड की उनको सजा मिलने वाली है? क्या वो फलस्तीनियों को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं? तो देखें, अगर वो उनको सजा नहीं दे रहे जिन्होंने ये जुल्म किया है, तो फिर जंगें कैसे रुकेंगी? इसका मतलब वो इरादा नहीं रखते हैं जंगें रोकने का, और उनकी पॉलिसी वही है एक्सपेंशन की, फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म करने की, उनकी लैंड छीनने की। लेकिन फिर वक्त वो तमाम फ्रंट्स के ऊपर शिकस्त खा चुके हैं, इसलिए वो इसको जो वो फिलहाल रोकना उनकी मजबूरी है। लेकिन इसमें भी वो नए नए तरीके निकाल रहे हैं। तो हम जंगों में हैं, जंगों में रहेंगे और नई जंगें छिड़ने जा रही हैं। और खासकर ट्रंप की वजह से बड़े क्राइसिस, बड़ी जंगें, बड़े मसाइल इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ये बहुत सारे पैदा होने जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये चलता रहेगा कि वो पीस मेकर है, वो नोबेल प्राइज उसको मिलना चाहिए, वो क्या कमाल शख्सियत है। तो ये एक डिल्यूजन है जिसका लोग शिकार हैं, और उसकी असल फेस देखने से कासिर है। असल फेस देखना है तो उसके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है फॉर्मर, उसका जरा आर्टिकल पढ़ लें जिसने ट्रंप के बारे में क्या क्या कुछ लिखा है। और वो भी एक वॉर मॉन्गर था, वो भी जंगे छेड़ने का हामी था, लेकिन ट्रंप के बारे में इतना कुछ लिख गया है। तो ये ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज रखा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।